हाय फ्रेंड्स, मैं अब एमसीक्यू सीरीज़ का थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ। ये टॉपिक वाइज वीडियो का सेकंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लग्जरी गुड्स हैव इनकम इलास्टिसिटी। पहला ऑप्शन है नेगेटिव एंड लेस देन 1, ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव एंड मोर देन 1। तीसरा है 0 और चौथा है आपका नन, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर है पॉजिटिव एंड मोर देन 1, पॉजिटिव एंड मोर देन 1, ठीक है। क्योंकि आप हमको पता है कि लग्जरी गुड्स का डिमांड एक पर्टिकुलर इनकम क्रॉस करने के बाद ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम है तो कोई भी लग्जरी गुड्स नहीं खरीदता है, लेकिन जैसे ही मान लो इस इनकम को ब्रीच करेगा एक पर्टिकुलर इनकम के बाद लग्जरी गुड्स की ना डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है और वो इंक्रीज़ ही करती रहती है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल कार, टीवी, करेक्ट है। और ग्रेटर देन 1 क्यों है? ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी कब होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होता है एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस या इनकम, करेक्ट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या बोलता है? लग्जरी गुड्स हैव इनकम इलास्टिसिटी एज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स अराइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एंड कीप ऑन राइजिंग एज इनकम इंक्रीजेज। आप मोर एंड मोर ऑफ, यू डिमांड मोर एंड मोर ऑफ लग्जरी गुड्स। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 when the percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, तो हम उसको बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी। मैंने आपको प्रीवियस उसमें ही बताया था कि अगर मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका है, ये आपको वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ये आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो बोल रहा है बीच में आपका अगर मिड पॉइंट है तो इसमें आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो हमेशा यूनिटरी होता है यहाँ पे, यानी 1 होता है। मैंने बताया था ये वाला ग्रेटर देन 1 होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ये लेस देन 1 होता है और ये 0 होता है, करेक्ट है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 1, ठीक है। तो जब भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जब भी यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन डिमांड का जो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं तो उसका हम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? लोअर सेगमेंट, दैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, करेक्ट। फिर जब हम वैसे निकालेंगे, मान लो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, तो ये ऐसे आप निकालोगे तो ये ई इक्वल टू 1 आता है। ये ग्रेटर देन 1 है, ये इन्फिनिटी है, ये लेस देन 1 और यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। और ये हो गया हमारा। इस तरीके से जब निकाला जाता है, जब कोई 2 पॉइंट के बेसिस पे जब हम इलास्टिसिटी मेज़र करते हैं तब उसको हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। ये भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो ये आर्क बन गया और ये जो है इससे हमारा इलास्टिसिटी मेजर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोलता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट इज। मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा? पहला इलास्टिक होगा, ए, बी 0, सी इन्फिनाइट या फिर डी 1। इसका करेक्ट आंसर है 1। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या बोलता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट इज 0। जहाँ तक आपको पता होगा, मोनोपोली मार्केट में कोई भी कंपटीशन एज सच नहीं होता है। कोई एक ही सेलर का प्रोडक्ट प्रिवेल करता है, वही उसी की चलती है, वही प्राइस भी डिसाइड करता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, ठीक है। सो वाई दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। एज इन अ मोनोपोली मार्केट अ कंज्यूमर हैज नो चॉइस बट टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग द गुड, दस विद चेंज इन प्राइस देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसलिए उसका इलास्टिसिटी कुछ है ही ना। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो भी उसको खरीदना है, डिक्रीज हो जाए तो भी उसी से खरीदना है, तो चॉइस कुछ है ही नहीं, इसलिए 0 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू। बताइए। देखिए, आपको 2 चीज़ हमेशा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में समझना पड़ेगा कि जब भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं
तो किस फैक्टर से इलास्टिसिटी चेंज की बात करते हैं या डिमांड चेंज की बात करते हैं, वो होता है प्राइस। अदर देन प्राइस के कारण अगर कोई भी चेंज होता है डिमांड या सप्लाई में, तो हम वो बोलते हैं उसको, बताइए, शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड कर्व वर्कर्स ड्यू टू ए चेंज इन प्राइस, बी चेंज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट नहीं, चेंज इन इनकम नहीं, नन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आइए देखते हैं, द फेनोमेना ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, द क्वांटिटी डिमांड इज इंक्रीज। जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये ओरिजिनल प्राइस है आपका, करेक्ट। इस जब आपका प्राइस ओपी रहता है, अगर आप डायग्राम के हिसाब से जाएं तो आप ओएम डिमांड करते हो, करेक्ट। जब आपका प्राइस मान लो इंक्रीज कर जाएगा, ओपी डबल डैश हो जाता है, तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ओएल हो जा रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वैसे ही जब आपका प्राइस डिक्रीज करके पी डैश हो जा रहा है, तो आपका ओएम से ओएन हो जा रहा है, करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये आपका हो गया डिमांड कर्व, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोलता है, इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज बाय 10% एंड हिज डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज बाय 30%। देखिए, इनकम बस 10% से इंक्रीज हो रहा है और डिमांड 30% से इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मोर देन 1 हो गया ना। 10% से अगर इनकम इंक्रीज करता है और 10% डिमांड इंक्रीज करता है, तो हम बोलते कि इक्वल टू 1 है। 10% से अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है और डिमांड 10% से कम से इंक्रीज होता, तो हम बोलते हैं लेस देन 1 है। पर यहाँ 30%, 10% से ज़्यादा इंक्रीज है, इसलिए इट वुड बी मोर देन 1, करेक्ट है। चलिए, तो इसका सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिमांड ऑफ आईपॉड इंक्रीजेस फ्रॉम 950 टू 980 एंड इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 9000 टू 9800, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया भी था। जैसे नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी में क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाई चेंज बी पी। वैसे ही अब यहाँ पे पी की जगह इनकम आ जाएगा, तो इनकम बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम। तो आप डाल दो यहाँ पे, इनकम ओरिजिनली आपका क्या था, 9000 था, और क्वांटिटी कितना था, 950 था। चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है भाई, 30 हो रहा है, और चेंज इन इनकम कितना हो रहा है भाई, देख लो, 800 हो रहा है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.35। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अगला क्या है, द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल डिमांड, बी मार्केट डिमांड, सी डिराइव डिमांड, डी जॉइंट डिमांड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इसका आंसर होगा डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड जब कोई भी डिमांड किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव डिमांड। Derived demand is demand for a factor of production or intermediate goods that occurs as a result of the demand for another intermediate or final good। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे होता है हमारा लेबर, ठीक है, लेबर हो गया आपका, फिर उसके बाद कैपिटल हो गया आपका, एंटरप्रेन्योर हो गया आपका। तो ये सब चीज़ें आप कब डिमांड करते हैं, ऑब्वियसली जब आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा किसी गुड्स का, तो डिमांड और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जब आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करी होगी तभी तो डिमांड करोगे, तो इसलिए इसका डिराइव डिमांड होता है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ परफेक्टली इनलास्टिक कर्व विल बी, परफेक्टली इनलास्टिक कर्व कैसा होगा बताइए, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ऑब्वियसली इट वुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, करेक्ट। ठीक है, तो अगर देखा जाए, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड रिमेन्स अनचेंज्ड, वी से द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0 और द गुड हैज परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई। तो ये आपका हो गया। अगर चेंज इन प्राइस के कारण क्वांटिटी सप्लाइड सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है सप्लाई में, तो हम बोलते हैं कि इन इलास्टिक सप्लाई है। ठीक है, तो ये हमेशा आपका ऐसे बनता है। ठीक है, देखो ये है ना, इससे रिप्रेजेंट होता है ना सप्लाई, तो देखो वो तो सेम ही हो रहा है चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सपेंशन इन सप्लाई रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। बताइए, एक्सपेंशन इन सप्लाई कौन सी सिचुएशन को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट इंक्रीज प्राइस, लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेशन ऑन दैट कमोडिटी, लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस, लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट डिक्रीज प्राइस। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हमेशा प्राइस से रिलेटेड होता है। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई कब होगा, जब आपकी प्राइस इंक्रीज करेगी
तो सप्लायर इंटरेस्टेड होगा कि यार वो सप्लाई भी ज़्यादा करे ताकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो। करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट एन इंक्रीज प्राइस। ठीक है, ये रहा आपका अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ गुड द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट विल बी सप्लाइड। दिस इज बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट एंड इफ प्रॉफिट राइज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट राइजेस। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से ये ओपी ओरिजिनल प्राइस था, जैसे ही ओपी 1 हुआ तो आप डिमांड देख रहे हो, सप्लाई देख रहे हो, ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गया है, तो ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग हमारा कर्व होता है सप्लाई का, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला द प्राइस ऑफ एप्पल राइजेस फ्रॉम ₹30 पर केजी टू ₹40 पर केजी एंड सप्लाई इंक्रीजेस टू फ्रॉम 240 to 300, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका क्या होगा? देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कर लो, तो चेंज इन सप्लाई निकाल दो भाई। चेंज इन सप्लाई कितना है, अगर आप देखोगे 60/240 इंटू 100, और चेंज इन प्राइस आपका कितना है 10/30 इंटू 100। ये जब आप सॉल्व कर लोगे दोस्त तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर इसका जो होगा 0.76। ठीक है, देखो ये मैंने बता रखा है आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये परसेंटेज चेंज ऐसे निकाल लिया है मैंने, यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला में बिठाना और आपका आंसर आ जाएगा 0.76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सप्लाई इज बताइए फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है या दोनों है या क्वालिटेटिव है? हमेशा याद रखिए सप्लाई ना फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि वीकली सप्लाई कितना है, मंथली कितना है, क्वार्टरली कितना है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको मेजर करते हो। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप नहीं मेजर करते हो, इसलिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई टू सप्लाई। क्या बोलता है? सप्लाई रिफर्स टू व्हाट अ फॉर्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, नॉट नेसेसरी टू व्हाट इज सक्सीड इन सेलिंग, व्हाट इज ऑफर्ड मे नॉट गेट सोल्ड। तो सप्लाई का मतलब होता है क्या आप ऑफर कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो बिक जाए। सप्लाई का मतलब व्हाट यू आर ऑफरिंग, नॉट नेसेसरी दैट इट इज बीइंग सोल्ड। सप्लाई इज अ फ्लो, द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक और पर ईयर, यानी आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको मेजर करते हो, इसलिए ये फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट बिकॉज ऑफ ए इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, बी इंक्रीज प्राइस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सी इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सप्लाई कर्व राइट कब शिफ्ट करेगा? देखिए मैंने बताया था शिफ्ट इज ऑलवेज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो इसको तो आप हटा दो। अब जब एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करेगा तो आपको क्या लगता है, प्राइस आपकी उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया ना। ठीक है, तो सप्लाई कर्व कब होगा राइट शिफ्ट करेगा? व्हेन देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये फैक्टर है इसका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सप्लाई इंक्रीजेज विद इंप्रूव टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग द गुड्स। ठीक है, तो उसके कारण आपका इंक्रीज कर जाएगा ना सप्लाई, क्योंकि ये तो आपका प्राइस से ही इसका लेना देना ही डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाएगा ना, इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, उसके कारण आपका प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ये शिफ्ट की बात कर रहा है, तो अदर देन प्राइस की हम बात करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्हेन द सप्लाई कर्व बॉडीली शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी सप्लाइड अदर देन कमोडिटी ओन प्राइस। प्राइस को छोड़ के अगर कोई फैक्टर के कारण अगर आपका सप्लाई शिफ्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, कि राइट शिफ्ट वर्ड हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट यानी डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।